सुबोध नगर के राजा रूप वर्मा अपने महल के अतिथि गृह के बाहर बड़ी ही बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे कि तभी एक दासी कमरे से बाहर आई और कहने लगी, महाराज, उस जख्मी आदमी को होश आ गया है, आप चाहे तो उससे मिल सकते हैं। राजा रूप वर्मा तुरंत कमरे के अंदर गए। पलंग पर लेटा हुआ वह आदमी धीरे से उठकर बैठ गया। तब राजा रूप वर्मा ने पूछा, आपको होश आ गया? हमें बड़ी ही खुशी हुई कि आप होश में आ गए। अब आप हमें अपना परिचय दीजिए ताकि हम जान सके कि आपका नाम क्या है और आप किस राज्य के हैं। वह व्यक्ति हाथ जोड़कर कहने लगा, मेरा नाम परमजीत है। मैं कंचनपुर का राजा हूँ। मैं जंगल में शिकार खेलने गया था। बाघ ने मुझ पर हमला किया, जिसके कारण मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने अपने आप को इस कमरे में पाया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं यहाँ पर कैसे आ गया। परमजीत, अब मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम रूप वर्मा है और मैं इस राज्य सुबोध नगर का राजा हूँ। आप इस समय मेरे राजमहल में हैं। मैं भी शिकार करने के लिए गिरिवन में गया था। वहां पर मैंने बाघ को आपके ऊपर आक्रमण करते हुए देखा, तो मैंने आओ देखा न ताओ, तत्काल ही बाघ को तलवार के वार से मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद आपको उठाकर अपने महल में ले आया और हमारे राजवैद्य ने आपका उपचार किया। आज पूरे 5 दिन के बाद आपको होश आया है। मैं 5 दिन तक बेहोश रहा। हाँ राजन, आपको होश में ना आता देखकर हम तो चिंता में डूब गए थे। राजन, आपने हमारी जान बचाई, इसके लिए हम आपके बहुत ही आभारी हैं। परमजीत, आभार प्रकट करके आप हमें छोटा न कीजिए, ये तो हमारा कर्तव्य था। महाराज, आपके विचार जानकर हमें बड़ी ही खुशी हुई। आज से हम दोनों मित्र हुए। फिर वे दोनों एक दूसरे के गले से लग गए। छठे दिन जब परमजीत पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके थे, तो वह अपने राज्य की तरफ वापस लौटने लगे। तब उन्होंने रूप वर्मा से विदा लेते हुए कहा, राजा रूप वर्मा, कभी जरूरत पड़े तो हमें अवश्य याद करना। मैं आपके किसी काम आ सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसके बाद परमजीत विदा लेकर अपने राज्य कंचनपुर लौट आए। जब वह अपने महल में वापस आए तो उनकी रानी बहुत ही चिंतित थी। वह उनसे कहने लगी, महाराज, अब कहाँ चले गए थे? आपकी गैर हाजिरी में मेरे मन में न जाने कितने बुरे विचार आ रहे थे। आप सकुशल तो हैं? रानी कनक, यह समझो कि हमें नया जीवन मिला है और साथ ही साथ एक नया मित्र भी मिला है। इसके बाद राजा परमजीत ने विस्तार से सारी बात अपनी पत्नी रानी कनक को बता दी। धीरे धीरे इस घटना को बीते हुए 6 माह हो चुके थे। एक दिन राजा धर्मवीर का सेनापति बचदेव उनके पास आया और कहने लगा, महाराज, कुछ सुना आपने? सुबोध नगर में इन दिनों भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। हाँ महाराज, फसलें पूरी तरह से सूख गई हैं। अनेक पशु मर गए हैं। लोग घर बार छोड़कर वहां से जा रहे हैं। अकाल का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। ओह, यह तो बड़ी ही बुरी खबर है। यह सब कुछ सुनकर परमजीत कुछ सोच में पड़ गए। कुछ सोच विचार करने के बाद वह बोले, सेनापति जी, आप तुरंत ही हर प्रकार की सहायता सुबोध नगर भिजवा दीजिए। ध्यान रखिएगा, सुबोध नगर के राजा रूप वर्मा हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। एक बार संकट के समय में उन्होंने हमारी सहायता की थी। हम एक पत्र राजा रूप वर्मा के नाम लिख कर दे रहे हैं। आप उस पत्र को तुरंत ही दूत के हाथ सुबोध नगर भिजवा दीजिए और दूत के साथ ही खाद्य सामग्री और अन्य सामग्री भी भिजवा दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, वैसा ही किया जाएगा। तब राजा परमजीत ने राजा रूप वर्मा के नाम एक पत्र लिखा। दूत वह पत्र लेकर तुरंत सुबोध नगर की ओर रवाना हो गए। घोड़ों और ऊंटों पर लादकर खाद्य सामग्री का विशाल भंडार भी उसके साथ था। दूत ने सुबोध नगर पहुंचकर अपने साथ लाया हुआ सारा सामान राजा रूप वर्मा को दे दिया। इसके बाद उसने राजा परमजीत का पत्र भी उन्हें सौंप दिया। पत्र में लिखा था,
प्रिय मित्र राजा रूपवर्मा, आपके राज्य के ऊपर अकाल का संकट आया और आपने हमें खबर तक नहीं की। क्या आप हमें अपना मित्र नहीं समझते? अपने दूत के हाथों हम कुछ खाद्य सामग्री और अन्य सहायता सामग्री भिजवा रहे हैं, इसे कबूल कर लीजिए। और हम चाहते हैं कि आप अपने परिवार के साथ कंचनपुर आकर कुछ दिन के लिए रहें। आशा करता हूं कि आप हमारा निमंत्रण अवश्य स्वीकार करेंगे। आपका मित्र राजा परमजीत। पत्र को पढ़कर रूपवर्मा की आंखें भर आई। वह सोचने लगे, ओह, परमजीत का दिल तो बहुत ही उदार निकला। दिल खोलकर उसने हमारी सहायता की। हमें उसका निमंत्रण अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए। राजा परमजीत से कहना कि हम शीघ्र ही कंचनपुर आएंगे। राजा वर्मा ने तुरंत ही दूत के द्वारा लाई गई सामग्री अकाल पीड़ितों में बंटवा दी। इसके बाद वह अपनी रानी इंदुमती के पास पहुँचे और कहने लगे, रानी, हमारे मित्र धर्मवीर का निमंत्रण आया है। हमें सब परिवार उनके यहाँ पर जाना है। और फिर अगले ही दिन रूपवर्मा अपनी रानी इंदुमती और अपनी पुत्री स्वर्णा को लेकर कंचनपुर की ओर रवाना हो गए। राजा परमवीर और रानी कनक ने राजा रूपवर्मा और उनकी पत्नी का आदर सहित राजमहल में स्वागत किया। रात के समय परमजीत जब अपनी रानी और पुत्र करमवीर को लेकर अतिथि गृह में गए, जहां राजा रूपवर्मा को ठहराया गया था, दोनों परिवार बैठकर वहां बातें करने लगे। तब रूपवर्मा की पत्नी ने जब छोटे राजकुमार को देखा तो मन में सोचने लगी, राजा परमवीर का पुत्र करमवीर कितना सुंदर है। अगर हमारी बेटी स्वर्णा का विवाह इसके साथ हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। जब राजा परमवीर चले गए तो रानी इंदुमती ने रूपवर्मा से कहा, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बात कहें। कहो रानी, क्या कहना चाहती हो? महाराज, जब से हमने राजा परमजीत के पुत्र करमवीर को देखा है, तब से एक विचार हमारे दिमाग में घूम रहा है। अगर हमारी बेटी राजकुमारी स्वर्णा का विवाह करमवीर से हो जाए तो कैसा रहेगा? इस विवाह से आपकी और राजा परमजीत की मित्रता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। विचार तो अच्छा है महारानी। हम कल ही इस बारे में राजा परमजीत से बात करेंगे। दूसरे दिन जब परमजीत रूपवर्मा से मिले, तब रूपवर्मा कहने लगे, परमजीत, हमारी महारानी की एक इच्छा है। हमारी बेटी स्वर्णा का विवाह आपके बेटे करमवीर के साथ हो जाए। राजा रूपवर्मा, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो करमवीर और स्वर्णा दोनों ही बच्चे हैं। तो क्या हुआ राजन? बाल विवाह की प्रथा तो हमारे यहाँ चली आ रही है और फिर केवल विवाह ही किया जाएगा। अपनी बेटी को विदा हम तभी करेंगे जब वह पूरे 16 वर्ष की हो जाएगी। अच्छा, तब तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, बल्कि इस संबंध से मुझे बहुत ही खुशी होगी। तब राजा रूपवर्मा ने तुरंत ही अपनी बेटी का रिश्ता राजकुमार के साथ तय कर दिया। जल्दी ही शुभ मुहूर्त देख के करमवीर और स्वर्णा का बाल विवाह कर दिया गया। अब करमवीर और स्वर्णा दोनों साथ साथ ही खेलते और घूमते फिरते। इस प्रकार राजा रूपवर्मा 1 महीने तक परमजीत के यहाँ पर मेहमान बनकर रहे। एक दिन वह राजा परमजीत से कहने लगे, परमवीर, हमारे राज्य में अकाल की मार अब कुछ कम हो गई है। इस बुरे समय में आपने हमारी हर प्रकार से सहायता की है और हमारा दिल जीत लिया। आपके इस अतिथि सत्कार को हम पूरा जीवन नहीं भुला सकेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। हम अपने राज्य वापस लौटना चाहते हैं। प्रजा हमारी राह देख रही होगी। राजन, आपको वापस भेजने का मन तो नहीं करता, पर आपकी बात भी ठीक है। आपकी प्रजा निश्चित ही आपकी राह देख रही होगी, इसलिए अब हम आपको रोकेंगे नहीं। और फिर जब राजा रूपवर्मा विदा लेने लगे, तब परमजीत ने कहा,
रूपवर्मा, हमारी बहू स्वर्णा का ख्याल रखना। तुम्हारे पास वह हमारी अमानत के रूप में रहेगी। आपका आदेश सिर माथे पर महाराज। इसके बाद रूप वर्मा वहां से विदा लेकर अपने राज्य वापस लौट गए। सुबोध नगर पहुंचकर रूप वर्मा ने अपने धर्मगुरु चंडीदास को बुलाया और कहने लगे, धर्मगुरु, हम राजकुमारी स्वर्णा के विवाह कंचनपुर के युवराज कर्मवीर से कर चुके हैं। आप तो भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं। कृपया बताइए कि यह विवाह सफल रहेगा या असफल। राजन, आपने यह विवाह जल्दबाजी में करके अच्छा नहीं किया। यह विवाह कभी भी सफल नहीं रहेगा। ये आप क्या कह रहे हैं धर्मगुरु? राजन, यह मैं नहीं कहता, बल्कि ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। इस विवाह पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। राजकुमारी स्वर्णा और युवराज कर्मवीर का मिलन असंभव है। धर्मगुरु की बात सुनकर रूप वर्मा के चेहरे पर परेशानी की लकीरें आने लगी। धर्मगुरु, हमारी एक ही बेटी है, उसको हम दुखी कैसे देख सकते हैं? जो होना था वो तो हो चुका। अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके करने से राजकुमारी स्वर्णा और युवराज कर्मवीर का वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। राजन, उसका एक ही उपाय है। आपने उनका विवाह बहुत ही जल्दी में कर दिया। अब आप ऐसा कीजिए कि राजा परमजीत के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ लीजिए। ना ही उनसे कोई संपर्क किया जाएगा, ना ही उन्हें कोई संदेश भेजा जाएगा। और फिर जब दोनों बच्चे कम से कम 16 वर्ष के हो जाएंगे, तब पुनः उनका विवाह किया जाए। यह विवाह तभी सफल हो पाएगा। धर्मगुरु, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? सुनो राजन, आज से 6 माह के बाद कंचनपुर राज्य में भयंकर रोग फैलेंगे। उस रोग की चपेट में आकर बहुत से लोग मारे जाएंगे। जिस जड़ी बूटी से वह रोग ठीक होगा, वह जड़ी बूटी या तो आपके राज्य में मिलती है या फिर दूर हिमालय की तलहटी में। राज्य में रोग फैलने के पश्चात राजा परमजीत आपसे उस जड़ी बूटी की मांग करेंगे। आपको वह जड़ी बूटी उनको नहीं देनी। ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे ऐसा करने से तो राजा परमजीत हमसे नाराज हो जाएंगे। उनका नाराज होना ही राजकुमारी और युवराज कर्मवीर के लिए फायदेमंद होगा। राजन, आपके इंकार करते ही राजा परमजीत नाराज होकर आपसे रिश्ता तोड़ लेंगे। तब 15 वर्ष बीत जाने के बाद यदि आप पुनः राजा परमजीत के पास जाएं और राजकुमारी स्वर्णा और युवराज कर्मवीर के विवाह की याद दिलाए, तभी बात बन सकती है, वरना नहीं। ओह, ये तो बड़े ही धर्म संकट की बात हो गई। रूप वर्मा गहरी सोच में पड़ गए। राजन, एक बात और ध्यान में रहे। आने वाले 15 वर्षों में स्वर्णा और कर्मवीर के लिए बहुत ही अमंगलकारी है। इसी बीच अगर भूले से भी दोनों ने एक दूसरे का मुंह देख लिया, तो दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी। याद रहे राजा, परमजीत के साथ तुम्हारा कोई संपर्क नहीं रहना चाहिए। यह कैसी अनहोनी है धर्मगुरु? क्या हमारी बेटी का भाग्य इतना खराब है? अपनी बात पूरी करके धर्मगुरु वहां से लौट गए। इसके बाद रूप वर्मा अपनी रानी के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। पूरी सच्चाई जानने के बाद रानी कहने लगी, महाराज, धर्मगुरु जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो अवश्य ही सच होती है। अब आप क्या करेंगे? रानी, अपनी इकलौती बेटी की खुशी के लिए हम वैसा ही करेंगे जैसा धर्मगुरु ने बताया है। इस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। उसके बाद कंचनपुर में एक महामारी से फैलने लगी, जिसके कारण वहां के लोगों की बीमारी से मृत्यु होने लगी। इसकी सूचना सेनापति ने अपने राजा परमजीत को दी। महाराज, राज्य में न जाने कैसा जानलेवा रोग फैल रहा है। लोग उस रोग से ग्रसित होकर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। सेनापति जी, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। पहले कभी भी राज्य में इस प्रकार इतनी मौतें नहीं हुई। न जाने यह कैसी बीमारी है। हम राज वैद्य से मिलकर इस बारे में सलाह मशवरा करेंगे। राजा परमजीत ने तुरंत राजवैद्य को अपने महल में बुलवाया और उनसे कहने लगे, राजवैद्य जी, राज्य में इन दिनों बड़ी ही विचित्र बीमारी फैली हुई है। लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। क्या आपके पास इस बीमारी के लिए कोई औषधि नहीं है? महाराज, आप चिंता ना करें।
मैं अभी अपनी पुस्तकों में देखकर आपको यह बताता हूँ कि इस महामारी को रोकने के लिए क्या औषधि है। राजवैद्य ने अपनी पुस्तकों का अध्ययन किया और उसके बाद वह राजा से कहने लगा, महाराज, कालजय नाम की एक जड़ी बूटी होती है। वह जड़ी बूटी राज्य में फैले हुई महामारी को रोक सकती है। राजवैद्य जी, वह जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी? राजन, वह जड़ी बूटी या तो सुबोध नगर के राजकीय उद्यान में मिलेगी या फिर हिमालय पर्वत की तलहटी में। सुबोध नगर के राजकीय उद्यान में उस जड़ी बूटी का एक पेड़ है। राजवैद्य जी, हिमालय तो यहाँ से काफी दूर है। जब तक वहाँ से जड़ी बूटी मंगवाई जाएगी तब तक राज्य में काफी लोग मर चुके होंगे। सुबोध नगर के राजा हमारे मित्र हैं, हम उन्हीं के राजकीय उद्यान से वह जड़ी बूटी मंगवा लेंगे। राजा परमवीर ने तुरंत राजा रूप वर्मा के नाम एक पत्र लिखा और उसे दूत को दिया और कहा, शीघ्र ही सुबोध नगर जाओ और वहाँ के राजा रूप वर्मा तक यह पत्र पहुँचा दो। जो आ गया महाराज। दूत वह पत्र लेकर राजा रूप वर्मा के पास पहुंचा। महाराज की जय हो, हमारे महाराज परमजीत ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। राजा रूप वर्मा ने दूत से वह पत्र ले लिया और सोचने लगे, ओह, परीक्षा की वह घड़ी आ पहुंची। पत्र में राजा परमजीत ने अवश्य इस जड़ी बूटियों की मांग की होगी। क्या करूं? इस दूत को क्या जवाब दूं? रूप वर्मा अब कश्मकश में पड़ गए थे। वे सोचने लगे, राजा रूप वर्मा जी, हमारे राज्य में इन दिनों भयंकर महामारी फैली हुई है। उस महामारी को रोकने के लिए हमें जिस जड़ी बूटी की आवश्यकता है उसका नाम कालजय है और वह जड़ी बूटी आपके राज्य के उद्यान में विद्यमान है। कृपया करके हमारे दूत को वह जड़ी बूटी दे दीजिए। मैं आपका आभारी रहूंगा। आपका मित्र परमजीत। पत्र को पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, दूत, इस पत्र के जवाब में हम तुम्हें एक पत्र लिख कर देंगे। तुम उस पत्र को ले जाकर कंचनपुर के राजा परमजीत को दे देना। जो आ गया महाराज। रूप वर्मा ने तुरंत ही एक पत्र लिखा और दूत को दे दिया। तब पत्र को लेकर दूत उसी समय कंचनपुर के लिए रवाना हो गया। कंचनपुर पहुंचकर उसने वह पत्र राजा परमजीत को दिया। परमजीत ने कहा, क्या तुम सुबोध नगर से कालजयी जड़ी बूटी ले आए? नहीं महाराज, आपके पत्र के जवाब में राजा रूप वर्मा ने एक पत्र लिख कर दिया है। मैं उसी को लेकर वापस आया हूँ। दूत ने रूप वर्मा का पत्र परमजीत को दे दिया। तब परमजीत ने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, परमजीत, माना कि आप हमारे पुराने मित्र हैं, लेकिन इस नाते आपने यह कैसे सोच लिया कि खानदानी वृक्ष से जड़ी बूटी तोड़कर हम आपको दे देंगे? मैं वह जड़ी बूटी किसी हालत में नहीं दे सकता। पत्र पढ़कर परमजीत के तन बदन में आग सी लग गई। वह सोचने लगे, मेरा इतना अपमान मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मित्रता का दम भरने वाला रूप वर्मा हमें इस प्रकार आंखें दिखाएगा। वह क्या समझता है जड़ी बूटी केवल उसके उद्यान में ही है? हम सैनिकों को भेजकर हिमालय की तलहटी से वह जड़ी बूटी मंगवा लेंगे। उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया, सैनिकों, हिमालय की तलहटी से कालजयी जड़ी बूटी लेकर आओ। जो आ गया महाराज। आदेश पाकर सैनिक जड़ी बूटी लेने के लिए निकल गए। इसके बाद परमजीत अपनी रानी कनक के पास पहुंचे और रानी उनसे कहने लगी, क्या बात है महाराज, आप कुछ गुस्से में दिखाई देते हैं। आज राजा रूप वर्मा ने हमारे मुंह पर करारा तमाचा मारा है। उसकी नीचता पर हमें बड़ा ही गुस्सा आ रहा है। तब परमजीत ने रानी कनक को सारी बात बताई। सारी बात जानकर रानी कहने लगी, रूप वर्मा आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या वह भूल गए कि उन्होंने आपकी बेटी के साथ अपनी बेटी ब्याही है? राजा ने क्रोध में आकर कहा, रानी कनक,
भूल जाओ कि हमारे बेटे करमवीर का विवाह रूप वर्मा की बेटी के साथ हुआ था। क्या मतलब? रानी कनक, अब हमारा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। हम अपने बेटे का विवाह किसी दूसरी जगह रचाएंगे। अब हम रूप वर्मा के साथ किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। वह अपने आप को समझता क्या है। दूसरी ओर सैनिकों की टुकड़ी हिमालय की तलहटी में जा पहुंची और वहां से जड़ी बूटी लेकर वापस कंचनपुर लौट आई। उस जड़ी बूटी की सहायता से लोगों का इलाज किया गया और जल्द ही वह महामारी खत्म हो गई। दूसरी ओर राजा रूप वर्मा परेशान थे। वे सोचने लगे, अवश्य ही राजा परमजीत हमसे बहुत ही नाराज होंगे। हमें अपना एक गुप्तचर भेजकर सूचना मंगवानी चाहिए कि हमारे पत्र का धर्मवीर पर क्या प्रभाव पड़ा। रूप वर्मा ने तुरंत ही आदेश देकर एक गुप्तचर को कंचनपुर भेजा। गुप्तचर ने वापस आकर रूप वर्मा को सारी बातें बताई। महाराज, परमजीत तो आपका नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाना चाहते। वे आपसे बहुत ही नाराज हैं। इधर राजा परमजीत ने अपने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया। सेनापति जी, हमारा आदेश है कि सुबोध नगर राज्य का कोई भी निवासी हमारे राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यदि वहां का कोई भी आदमी हमारे राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत मौत के घाट उतार दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 14 वर्ष बीत गए। महाराज, राजकुमारी स्वर्णा अब युवा हो गई है। क्या आपको उनका तनिक भी ध्यान नहीं? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रानी? क्या उनको उनके ससुराल नहीं भेजना? ओ, तो तुम यह कहना चाहती हो। राजा परमजीत से संबंध तोड़े हुए हमें पूरे 14 वर्ष बीत चुके हैं। अभी 1 वर्ष और बाकी है। हम उनसे नहीं मिल सकते। 1 वर्ष के बाद ही हम इस बारे में उनसे बात करेंगे। धीरे धीरे 1 साल भी बीत गया। तब राजा सोचने लगे, अब तो 1 साल भी पूरा हो गया। अब हमें परमजीत के पास पहुंचना चाहिए। तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आया। रूप वर्मा ने तुरंत ही एक दूत को कंचनपुर भेजा। जैसे ही दूत कंचनपुर की सीमा में घुसा, उसे सैनिकों ने रोक लिया। कौन हो तुम और किस राज्य के हो? मैं राजा रूप वर्मा का दूत हूँ और राजा परमजीत के पास जाना चाहता हूँ। यह सुनते ही सैनिक आग बबूला हो गए और कहने लगे, तुम राजा रूप वर्मा के दूत हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य में घुसने की? इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। महाराज का ऐसा ही आदेश है। अगले ही पल सैनिकों ने तलवार के एक वार से उस दूत को मौत के घाट उतार दिया। इधर जब कई दिनों तक दूत वापस नहीं आया तो रूप वर्मा सोचने लगे, लगता है हमारे दूत को कंचनपुर में मौत के घाट उतार दिया गया है। महाराज, दूर देश से एक घोड़ों की व्यापारी आया है जिसका नाम हसमत खान है। वह आपसे मिलना चाहता है। कुछ देर के बाद घोड़ों का व्यापारी हसमत खान उनके सामने हाजिर था। हसमत खान, कहो कौन से राज्यों का दौरा करके आ रहे हो? महाराज, मैं जमालपुर, रदरपुर, कंचनपुर इन सभी राजाओं के यहाँ पर अपने घोड़े बेचकर सीधा आपके पास चला आ रहा हूँ। क्या कहा? तुम कंचनपुर से होकर आए हो? हाँ महाराज, राजा परमजीत तो हमारे घोड़ों के बहुत पुराने ग्राहक हैं। यह सुनकर राजा सोचने लगे, हसमत खान राजा परमजीत के पास होकर आया है। इससे वहां का हाल चाल मालूम करना चाहिए। परमजीत के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। हसमत खान, राजा परमजीत कैसे हैं? युवराज करमवीर कैसे हैं? क्या उन लोगों के बारे में तुम कुछ बता सकते हो? क्यों नहीं महाराज, राजा परमजीत बिल्कुल कुशल मंगल है और राजकाज संभाल रहे हैं। युवराज करमवीर भी अब युवा हो चुका है।
और उसके पिता उसके विवाह के लिए पूरे जोर शोर के साथ रिश्ता ढूंढ रहे हैं। क्या कहा? युवराज करमवीर के लिए रिश्ते की बात चल रही है, लेकिन उसका विवाह तो हमारी पुत्री के साथ हो चुका है। स्वर्णा तो यहाँ पर है, फिर वह रिश्ते की बात क्यों चला रहे हैं? मैं सच कहता हूँ महाराज, युवराज करमवीर के विवाह के लिए आसपास के कई राजाओं की कन्याओं के रिश्ते आ रहे हैं। यह सारी बातें सुनकर राजा रूप वर्मा चिंतित हो गए और उन्होंने कहा, हसमत खान, हमारी तबीयत अभी कुछ खराब है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, इस समय तुम जाओ। उसके जाने के बाद रूप वर्मा सोचने लगे, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, वेश बदलकर स्वयं राजा परमजीत के पास जाना चाहिए। इधर राजकुमारी स्वर्णा भी बहुत दुखी थी। वह सोचती थी, क्या हमारे पति ने हमें बिल्कुल भुला दिया है? क्या बचपन की शादी युवराज कर्मवीर बिल्कुल भूल चुके हैं? यह सोच सोचकर वह उदास रहती थी। जब उनका कोई बस नहीं चलता तो रोने लगती थी। उस समय भी वह उदास बैठी हुई रो रही थी। जब रूप वर्मा ने उनके कमरे में आए और कहने लगे, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? ये तुमने क्या हाल बना रखा है बेटी? मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। अब चिंता मत करो, मैं आज युवराज करमवीर से मिलने के लिए कंचनपुर जा रहा हूँ और अब जल्द ही युवराज करमवीर तुम्हें यहाँ से विदा करके ले जाएंगे। पिता की बात सुनकर राजकुमारी स्वर्णा के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। इसके बाद राजा रूप वर्मा ने अपनी रानी के पास गए। रानी इंदुमती, मैं आज ही कंचनपुर जा रहा हूँ। सब ठीक तो है ना महाराज? सब ठीक कहाँ पर है रानी? सुना है युवराज करमवीर के विवाह के लिए रिश्ते की खोज की जा रही है। क्या? अब हमारी बेटी स्वर्णा का क्या होगा? उसी बारे में तो मैं राजा परमवीर से बात करना चाहता हूँ और मेरा कंचनपुर जाना बहुत ही जरूरी है। तो चाहिए महाराज, इस काम में अब ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। तब राजा रूप वर्मा ने एक बंजारे का रूप धर लिया और कंचनपुर की ओर चल दिए। रानी मन ही मन प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, हमारे स्वामी की रक्षा करना। कंचनपुर के राजा परमजीत हमसे बहुत नाराज है। पता नहीं वह महाराज रूप वर्मा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। कई दिन का सफर तय करने के बाद जब रूप वर्मा ने कंचनपुर की सीमा में प्रवेश किया तो सैनिकों ने उन्हें रोक लिया। कहाँ से आए हो? कहाँ जाना है? और कहाँ के रहने वाले हो? राजा सोचने लगे, इनको सच बताना ठीक नहीं है, वरना राजा परमजीत के पास पहुंचने से पहले ही यह लोग मेरा काम तमाम कर देंगे। यह सोचकर रूप वर्मा ने हाथ जोड़कर सैनिकों से कहा, भाइयों, हम तो बंजारे हैं, भला हमारा क्या ठौर ठिकाना, बहुत दूर से आ रहे हैं, घूम फिर कर गा बजा कर अपना पेट पालते हैं। हमने राजा परमजीत की बहुत तारीफ सुनी है, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। तुम दरबार में जा सकते हो। धन्यवाद। सैनिकों से जान छुड़ाकर रूप वर्मा आगे बढ़ गए। वह सीधा राजा परमजीत के दरबार में पहुंचे। राजा ने कहा, कौन हो तुम? महाराज, मैं सुबोध नगर का निवासी हूँ। राजा रूप वर्मा ने मुझे कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए भेजा है। यह सुनते ही राजा क्रोध में आ गए और कहने लगे, क्या कहा? तुम सुबोध नगर के रहने वाले हो? तुम्हें हमारे सैनिकों ने जीवित कैसे छोड़ दिया? महाराज, मैं आपके सैनिकों से झूठ बोलकर आया हूँ। यदि उनको सच बता देता तो वह मुझे जीवित न छोड़ते, लेकिन अब भी तुम जीवित नहीं बचोगे। यह कहकर परमवीर सिंहासन से उठा और तलवार खींचकर रूप वर्मा की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर सेनापति ने परमजीत से कहा, रुकिए महाराज, राज दरबार में खून खराबा नहीं किया जा सकता। महाराज, यह बात ठीक है,
इस बंजारे ने हमारे राज्य में प्रवेश करने के लिए अपना झूठा परिचय दिया, लेकिन जब यह दरबार में आ ही गया है तो इसकी बात सुनने में क्या हर्ज है। कृपया इसकी बात सुन लीजिए। ठीक है सेनापति, यदि आप कहते हैं तो हम इसकी बात सुन लेते हैं। फिर परमजीत ने कहा, कहो बंजारे, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमारे राजा ने आपकी सेवा में कुछ वस्तुएं भिजवाई हैं और उनका उत्तर मंगवाया है। यह कहने के बाद रूप वर्मा ने अपनी गठरी में से चांदी का एक थाल निकाला। उसमें एक लोहे की मजबूत जंजीर रस्सी के 2 टुकड़े और 2 फूलों की मालाएं रखी थी। एक माला चमेली के फूलों की थी, दूसरी माला गुलाब के फूलों की थी। इसके बाद वह कहने लगे, महाराज, थाल में रखी हुई वस्तुओं का जवाब राजा रूप वर्मा ने मंगवाया है। हमें तो थाल में रखी हुई वस्तुओं का कोई मतलब समझ में नहीं आ रहा। भला मैं इस दूत को क्या जवाब दूं? बंजारे, हम तुम्हारे राजा के द्वारा भेजी हुई वस्तुओं के सांकेतिक प्रश्नों के सही उत्तर कल देंगे। तब तक तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था अतिथि में कर दी जाएगी। जो आज्ञा महाराज। रूप वर्मा को महल की अतिथिशाला में ठहरा दिया गया। अब राजा परमजीत दरबार समाप्त हो जाने के बाद अपने विद्वानों से मिला और उनसे कहने लगा। राजा की बात सुनकर सब विद्वान एक दूसरे के मुंह देखने लगे। यह देखकर राजा ने कहा, बड़े अफसोस की बात है कि हमारे राज्य में एक भी विद्वान ऐसा नहीं जो इन वस्तुओं का अर्थ बता सके। यह कहकर परमजीत उस कमरे से निकल गया। वह चिंतित सा अपने कमरे में आ पहुंचा, जहां पर रानी ने उनसे पूछा, क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। रानी, आज राजा रूप वर्मा ने अपना दूत हमारे पास भेजा है। उसने हमसे कुछ विचित्र प्रश्न पूछे हैं। उसके प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं पता चल रहे हैं। इसी बात से हम परेशान हैं कि कल दूत को क्या जवाब देंगे। क्या बात है, आप दोनों इस प्रकार गुमसुम क्यों हुए हैं? बेटा, बात ही ऐसी है। उसके बाद करमवीर के कहने पर परमवीर ने थाल में रखी हुई वस्तुओं के बारे में उसे बताया और फिर कहने लगा, बेटा, यदि थाल में रखी हुई वस्तुओं का सही मतलब हम कल दरबार में नहीं बता पाए तो सुबोध नगर के सामने कंचनपुर राज्य की बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। साथ ही साथ दरबार में हमारा अपमान भी होगा। यह सुनकर करमवीर सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, पिताजी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। थाल में रखी हुई वस्तुओं का मतलब समझ गया हूँ। कल दरबार में दूत के सामने मैं उसके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुमने क्या उत्तर सोचा है पुत्र? पिताजी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। बस आप दरबार में यह घोषणा करवा दीजिए कि दूत के प्रश्नों का उत्तर करमवीर देना चाहता है। अच्छा बेटा, मैं कल घोषणा करवा दूंगा। दूसरे दिन जब दरबार लगा तो बंजारे के रूप में राजा ने परमजीत से कहा, महाराज, थाल में रखी हुई वस्तुओं का आपने क्या उत्तर सोचा? बंजारे, इन वस्तुओं के सही उत्तर युवराज करमवीर देना चाहते हैं। ठीक है महाराज, मुझे कोई ऐतराज नहीं। तब करमवीर अपने स्थान से उठा और थाल के पास आ गया। थाल में रखी हुई लोहे की जंजीर उसने उठाई और पास ही खड़े हुए सेनापति से कहा, सेनापति जी, इस जंजीर की कड़ियां अलग अलग करके थाल में वापस रखवा दीजिए। अच्छा युवराज। सेनापति ने एक सैनिक को जंजीर देकर जंजीर की कड़ियां अलग अलग करने का आदेश दे दिया। तब करमवीर ने रस्सी के दोनों टुकड़े उठाए और उन्हें आपस में गांठ लगाकर जोड़ दिया। इसके बाद जुड़ी हुई रस्सी को उसने वापस थाल में रख दिया। फिर उसे चमेली के फूलों की माला के पास गुलाब के फूलों की माला रख दी। तभी सैनिक जंजीर की कड़ियां अलग अलग करके ले आया। तब करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, बंजारे, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए होंगे, लेकिन मेरा भी एक प्रश्न है।
और मुझे उसका उत्तर अभी तुमसे चाहिए। पूछिए युवराज, इन दोनों मालाओं में से आप कौन से फूलों की माला चुनेंगे? रूप वर्मा ने आगे बढ़कर गुलाब के फूलों की माला उठा ली। यह देखकर युवराज कहने लगा, राजा रूप वर्मा, अब बंजारे के वेश को त्याग दीजिए, हमने आपको पहचान लिया है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। राजा परमजीत कहने लगे, क्या बंजारे के वेश में स्वयं राजा रूप वर्मा है? करमवीर की बात सुनकर राजा रूप वर्मा भी हैरान रह गया और सोचने लगा, ओह, युवराज करमवीर ने मुझे पहचान लिया। सचमुच युवराज तो बहुत ही बुद्धिमान है। दूसरी ओर रूप वर्मा की असलियत जानने के बाद दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा परमजीत सिंहासन से उठकर रूप वर्मा के पास आ गया और पूछने लगा, क्या करमवीर सच कह रहा है? हाँ महाराज, मैं रूप वर्मा ही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि युवराज ने यह सारा वेद कैसे जाना है। सुनकर करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, मैंने आपसे पूछा था कि थाल में से आप पहले क्या उठाएंगे, गुलाब की माला या चमेली की माला? यदि आप दूत होते तो खुद फैसला कभी न लेते, लेकिन आपने तुरंत आगे बढ़कर गुलाब की माला उठा ली। इस समय समझ गया कि आप स्वयं राजा रूप वर्मा हैं, कोई दूत नहीं। यह बात सुनकर सभी लोग हैरान थे और करमवीर की बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। और फिर आगे करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, अब मैं आपके प्रश्नों का विस्तार से उत्तर देता हूँ। आप यह चाहते थे कि दोनों राज्य दुश्मनी भूलकर फिर से एक हो जाए। आपने संकेत के रूप में अपनी यह बात हम तक पहुंचाना चाहिए। यहाँ के विचार आप खुद सुनना चाहते थे, इसलिए बंजारे का वेश बनाकर यहाँ पर खुद आ गए। आपने थाल में 3 वस्तुएं रखी थी और यहाँ के विद्वानों को चुनौती दी। आप दोनों राज्यों को एक करना चाहते थे। लोहे के जंजीर का मतलब यह था कि आप हमारे राज्य पर आक्रमण करें और हम सभी को बेड़ियों में जकड़ लें। मैंने कड़ियों को अलग अलग करके यह दर्शाया कि युद्ध का मुंह तोड़ जवाब हमें भी देना आता है। थाल में रस्सियों के 2 टुकड़े रखे थे, वे हमारे दोनों राज्यों के प्रतीक थे। उन्हें आपस में गांठ लगाकर मैंने यह संदेश दिया कि हम भी एकता चाहते हैं, युद्ध नहीं। राजा रूप वर्मा कहने लगा, सचमुच आप बहुत ही अक्लमंद है युवराज। चमेली के फूलों की माला से आपने क्या अनुमान लगाया? चमेली की माला आपकी बेटी स्वर्णा का प्रतीक है। आपने यह जानना चाहा था कि क्या हम स्वर्णा को स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि स्वर्णा से बचपन में हमारा विवाह हो चुका है। भले ही मतभेदों के कारण हम उससे दूर हो गए, लेकिन स्वर्णा हमारी पत्नी है, इसलिए हम स्वर्णा को स्वीकार करेंगे। प्रतीक के रूप में मैंने गुलाब की माला चमेली के माला के पास रख दी। ओह युवराज, आपके इस उत्तर ने तो हमारी झोली में अनगिनत खुशियां डाल दी। परमजीत जो अब तक चुप था, उसने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, अब हमें आप यह बताइए कि 15 साल पहले आपने हमारे दूत को बिना जड़ी बूटी दिए खाली हाथ क्यों भेज दिया था, और 15 वर्ष तक न आपने हमसे कोई संपर्क किया और हमारे रिश्ते को भी तोड़ दिया, और आज 15 वर्ष के बाद पुनः उस रिश्ते को जोड़ने आए हैं, ऐसा क्यों? राजा परमजीत, आज मैं आपको सारी बात विस्तार से बताऊंगा। सारी बात जानने के बाद मुझे आशा है कि आपका क्रोध दूर हो जाएगा। परमजीत जी, 15 वर्ष पहले जब राजकुमारी स्वर्णा के विवाह युवराज करमवीर के साथ करके मैं वापस सुबोध नगर लौटा, तो हमारे धर्मगुरु चंडीदास ने मुझे बताया कि यह विवाह सफल नहीं हो पाएगा। हाँ राजन, हमारे धर्मगुरु जो भी बताते हैं वह हमेशा सच होता है। उन्हीं के कहने पर मैंने 15 वर्ष तक आपसे कोई संपर्क नहीं किया। आपको नाराज करने के लिए मैंने आपके दूध को जड़ी बूटियां नहीं दी थी। और उसके बाद रूप वर्मा ने सारी बात विस्तार से राजा परमजीत को बता दी। सारी सच्चाई जानने के बाद परमजीत कहने लगा, मित्र रूप वर्मा, किस्मत के फेर के कारण हम दोनों बहुत समय तक एक दूसरे से दूर रह चुके हैं। आओ हम फिर से गले लग जाएं। तब रूप वर्मा उठकर राजा परमजीत के गले लग गया।
दोनों की आंखों से आनंद के आंसू बह रहे थे और फिर कुछ दिनों के बाद राजकुमारी स्वर्णा और राजकुमार कर्म का बड़ी ही धाम धूम से विवाह कर दिया गया।